आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। विश्व के इतिहास में आज हम एक दिलचस्प टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक न केवल ब्रिटेन के लिए, न केवल यूरोप के लिए, अपितु संपूर्ण जो विश्व है उस विश्व में एक नई क्रांति का जन्म दिया है। उस क्रांति को इतिहास औद्योगिक क्रांति के नाम से जानता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति क्या है और कैसे औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है। औद्योगिक क्रांति किन देशों में हुई, उससे पहले समझना यही जरूरी है कि औद्योगिक क्रांति क्या है और औद्योगिक क्रांति जो ये शब्द है, इस शब्द के बारे में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिली है। औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी में आर्थिक वह शिल्प वैज्ञानिक विचार जिससे वैज्ञानिक विचार से वैज्ञानिक विकास का निर्माण हुआ, जिसने उद्योगवाद को बढ़ाने में भूमिका निभाई। यानी यूरोप में 18वीं सदी आर्थिक और शिल्प वैज्ञानिक विकास जिसने यूरोप में 18वीं सदी में उद्योगवाद को बढ़ाने में भूमिका निभाई है, उसे औद्योगिकरण कहा गया है। औद्योगिकरण शब्द देने वाले फ्रांस के वैज्ञानिक लुई प्लेनकुई के द्वारा यह शब्द सबसे पहले दिया गया था। वर्ष 1837 में उनके द्वारा सबसे पहले यह शब्द दिया गया था। लुई प्लेनकुई के बाद जो नाम आगे उभर के आया वो है टाइनबी। टाइनबी महोदय के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उनकी एक बड़ी चर्चित किताब है टाइनबी के द्वारा। और 1853 के दौरान उनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में जानकारी दी है। औद्योगिक क्रांति शब्द लुई प्लेनकुई जो कि फ्रांस से संबंधित है, उनके द्वारा दी गई है। आगे चलकर टाइनबी के द्वारा अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन एसे ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में जानकारी दी। तो इस तरीके से हमने ये समझने का प्रयास कि औद्योगिक क्रांति क्या है, 18वीं सदी की कहानी है और शब्द देने वाले लुई प्लेनकुई तथा टाइनबी हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी जानकारी दी है। अब हमें यहां यह समझना जरूरी है कि जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है, इस औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले जिस देश में स्टार्ट हुआ वो देश इंग्लैंड है। यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होती है। और इंग्लैंड से क्यों होती है, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें, जब हम इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं, यूरोप की राजनीति में जो उथल पुथल चल रहा था, यूरोप के देशों के बीच जो जंग चल रही थी, उन जंगों में इंग्लैंड ने हमेशा बचने का प्रयास किया। जब औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग हो रही है, उससे पहले के कालखंड में हम बात करें तो यूरोप के होने वाले युद्धों, यूरोप के युद्धों से खुद को अलग किया है। और जब यूरोप के युद्धों से अलग इंग्लैंड खुद को करेगा तो स्वाभाविक वहां पे विकास से संबंधित कार्य ज्यादा होंगे। दूसरा, यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड
में वैज्ञानिक सोच को ज़्यादा महत्ता दी गई। इंग्लैंड के शासकों ने हमेशा अपने नागरिकों में पनपने वाली वैज्ञानिक सोच को हमेशा प्रमोट किया, बढ़ाने का प्रयास किया। इसीलिए इंग्लैंड अन्य देशों की तुलना में इस समय आगे बढ़ रहा है। जबकि हम पुनर्जागरण काल में देखते हैं कि इटली में ज़्यादातर चीज़ें, अधिकांश जो चीज़ें हैं, इन्वेंशन जितना भी है, जितने हम बड़े नाम देखते हैं वो सारे इटली से निकलते हैं। लेकिन आगे चलकर जब 18वीं सदी का कालखंड आता है तो 18वीं सदी में इंग्लैंड आगे निकल जाता है। और इंग्लैंड के आगे निकलने का कारण है कि इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति को प्रमोट किया है। और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों अपने चरम पर पहुंची है, क्यों अच्छी तरीके से निकली है, उसके कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, इंग्लैंड में होने वाली जो कृषि क्रांति थी, इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करवाया। यानी कृषि क्रांति के कारण आसानी से कच्चा माल उद्योगों को प्राप्त हो गया। औद्योगिक क्रांति यानी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए थे। तो जब बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, बड़े उद्योग लगेंगे, तो बड़े उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी। और ये कच्चा माल इंग्लैंड को उसकी कृषि क्रांति से प्रारंभ हुआ या प्राप्त हुआ। तीसरा, अगर हम बात करें, इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों को स्वाभाविक है धन की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और इंग्लैंड ने अपने यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक का निर्माण करवाया। तो इंग्लैंड के द्वारा जो राष्ट्रीय बैंक बनाया गया था, उस राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से इन उद्योगपतियों को आसानी से धन उपलब्ध हो जाता है। और आसानी से जब धन उपलब्ध हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इन उद्योगों में मशीनीकरण बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मशीनों को खरीदने के लिए धन इनको आसानी से प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक है औद्योगिक जो क्रांति है उसको बल मिलेगा। यानी तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग था, इंग्लैंड का पूंजीपति वर्ग है, उस पूंजीपति वर्ग के पास जो धन था, वो धन उन्होंने इन उद्योगों में निवेश करना शुरू किया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा होने वाला जो निवेश है, उस निवेश ने भी औद्योगिक क्रांति को, जो मशीनीकरण तेजी से चल रहा है, उसे आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। आगे हम बात करें, इंग्लैंड में लोहा वह ऊर्जा के लिए कोयले की पर्याप्त मात्रा। इंग्लैंड में लोहा पर्याप्त मात्रा में था, कोयला पर्याप्त मात्रा में था। तो वो एक तो ऊर्जा के आपके पास स्रोत है, दूसरा लोहा है। लोहे से जो मशीनें बनी थी, इस्पात का निर्माण हुआ, इस्पात से मशीनों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से लोहा और कोयले ने भी इस औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। आगे हम बात करेंगे, जब इंग्लैंड में ये तमाम प्रकार की सारी चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने अपने परिवहन तंत्र को अच्छा बनाया। और जब उनका परिवहन तंत्र मौजूद हुआ, खास तौर पे जल परिवहन को उन्होंने मजबूत किया। और जल परिवहन के माध्यम से जो मटेरियल, रॉ मटेरियल उनके पास था, या बाहर से जो कच्चा माल ले रहे थे, उस कच्चे माल से बना हुआ जो अच्छा माल उन्होंने तैयार किया, प्रोडक्ट तैयार किया। और उस प्रोडक्ट को अन्य देशों में पहुंचाने के लिए उन्होंने अच्छा परिवहन का इस्तेमाल किया, खास तौर पे जल परिवहन का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से अच्छा परिवहन तंत्र होने के कारण उद्योग में बनने वाला जो पदार्थ था, जो माल था, वो आसानी से बाजारों में उपलब्ध कराया गया। आगे अगर हम बात करें और कौन से कारण थे, इन कारणों में एक बड़ा चर्चित कारण है कि समुद्र में जब इंग्लैंड के द्वारा अपने सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन किया जा रहा था, इस कड़ी में उनकी सबसे बड़ी चुनौती स्पेन के साथ थी। क्योंकि यूरोप में दूसरी उस समय जो बड़ी नौसेना जो थी, वो स्पेन के पास थी। और जब यूरोप में स्पेन और इंग्लैंड के बीच जो ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी, इस प्रतिस्पर्धा में उनके पास
अमेरिका से वो कच्चा माल लेते थे, और दूसरा इंपॉर्टेंट, अमेरिका उनके लिए गोल्ड के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान था। यानी गोल्ड, अमेरिका के सोने की खदानों से वो गोल्ड निकालते थे और यूरोप में ले आते थे, और खास तौर पे इसमें स्पेन अग्रणी था। लेकिन आगे चलकर हमें देखते हैं कि स्पेन और जब इंग्लैंड का युद्ध होता है, इस युद्ध में इंग्लैंड स्पेन को युद्ध में पराजित कर लेता है, और इस पराजय के बाद समुद्री जो परिवहन है, उस परिवहन में इंग्लैंड की जो नौसेना थी, वो नौसेना मजबूती रूप से उभर के सामने निकलती है, और समुद्री परिवहन पर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने अपनी मोनोपोली स्थापित कर दी। तो इस तरीके से स्पेन के आर्मेडा को पराजित करने के बाद समुद्री जो ताकत है, उस ताकत में इंग्लैंड उभर के सामने आता है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती इंग्लैंड के लिए जो स्पेन बना हुआ था, वो चुनौती उनकी खत्म हो जाती है। तो ये कुछ चुनिंदा कारण है जिन कारणों से इंग्लैंड की औद्योगिक जो क्रांति है, औद्योगिक क्रांति सफल होती है, और इंग्लैंड ही वो पहला देश है जिसने औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किया है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ करने वाला देश इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में कैसे औद्योगिक क्रांति सफल रही है, उस सफलता के हमने कुछ चुनिंदा कारणों पर बात की। संसाधन उनके पास पर्याप्त थे, संसाधनों में जैसे लोहा और कोयला उनके पास पर्याप्त मात्रा में था। परिवहन अच्छा उनके पास उन्होंने अपनाया है। रॉ मटेरियल के लिए कच्चा माल उनके पास उपलब्ध था कृषि क्रांति के कारण। साथ ही साथ उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के पास जो अतिरिक्त पैसा था, उन्होंने उसमें उद्योगों में निवेश किया है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय बैंक का निर्माण किया गया, और तमाम वो सारी चीज़ें थी जो इंग्लैंड के पक्ष में रहती है, और इसीलिए इंग्लैंड की जो क्रांति है, औद्योगिक क्रांति सफल रहती है। और इसी को आगे यूरोप के अन्य देशों ने भी फॉलो करने का प्रयास किया। इस औद्योगिक क्रांति का आगे प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज मुझे औद्योगिक क्रांति क्या है, यानी जो औद्योगिक मशीनीकरण बहुत तेजी से उद्योगों में हुआ, उसके बारे में इस शब्द किसने दिया है, और इंग्लैंड जो इसका प्रारंभ करने वाला देश है, कैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सफल रहती है, यही आपको बताना था।